हेलो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भी कलाइयों पर बहुत सारी बहनों के राखी बंधे हुए हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत सारे सोच विचार के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी बहुत सारी पढ़ाने के बाद सोचा कि आज क्या स्टार्ट करूँ, तो लगा सबसे बेस्ट है सर्कुलर मोशन। चलते हैं आज सर्कुलर मोशन पर, देखते हैं आज इस क्लास में आपके लिए क्या है। सर्कुलर मोशन पर धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, आप चीज़ों को समझ जाएं, यही मेरा प्रयास है। बहुत तेज़ी से क्लास में भगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए लौट के आते हैं सर्कुलर मोशन पे, ठीक है। पहले मैं डिफाइन कर दूं डेफिनेशन। मैंने पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए कि डेफिनेशन क्या हो। तो डेफिनेशन सिंपल सा, मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ और ट्रैक। किसी सर्किल पे किसी बॉडी किसी पार्टिकल का जो मोशन है उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, कुछ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी बोल दीजिए कि किसी सर्कुलर पाथ पर किसी बॉडी का मूवमेंट सर्कुलर मोशन कहलाया। और सर्कल कैसे डिफाइन करते हैं, तो कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा होगा या पढ़िएगा या मैं पढ़ाऊंगा आपको कि लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट नोन एज सर्कल, ठीक है। तो ये है आपका सर्कल। फिगर में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, कोई पार्टिकल P है जो इस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दिस इज अ सर्कुलर मोशन। सिंपल, एक सर्कल पर एक पार्टिकल का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो कुछ बोल लीजिए, एक सर्कुलर मोशन हुआ आपका। यहाँ पर मैं बता दूं आपको आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो क्या है कांस्टेंट नेचर का है, ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट नेचर का, यानी सर्किल का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, हमेशा यही सर्कल पर घूमते रहेगा ये पार्टिकल। इतनी बात हो गई। चलिए आगे। थीटा एंगुलर पोजिशन ऑफ पार्टिकल। एंगुलर पोजिशन कहने का क्या मतलब है, समझिए। जैसे आप कंपैरिजन अगर कीजिएगा, जब लीनियर मोशन में हम बात करते हैं किसी टू डायमेंशन में, ये रही कॉपी, ये मेरी कॉपी है, ये टू डायमेंशन है। सपोज दैट आप इधर x मानते हैं तो इधर y मानते हैं। ये बोर्ड आपको ये इस तरह से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं आपको पढ़ा इस तरह से रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा इस तरह से रहा हूँ, तो इधर हो गया x और इधर हो गया y। तो इस XY प्लेन में जो बॉडी मूव कर रही है उसका जो पोजीशन होगा किसी इंस्टेंट पर, उसका जो पोजीशन किसी इंस्टेंट पर होगा वो हो जाएगा आपका, मान लीजिए कि ये XY एक OX OY एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें आपका ये कोई पार्टिकल का एक पाथ है, ये क्या है, किसी पार्टिकल का एक पाथ है। किसी इंस्टेंट टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये पार्टिकल यहाँ इधर से मान लीजिए इधर जा रही है, पार्टिकल इधर से इधर जा रही है, सपोज दैट ये पाथ रहा होगा। तो r ये किसी समय पर इस पार्टिकल की जो पोजीशन वेक्टर है वो हम इसको r लिख दिए। ये एक टू डायमेंशन में OX OY प्लेन में इस पार्टिकल का मूवमेंट है, जहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर को r से डिफाइन करेंगे, उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे, उसी r को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगी, लीनियर वेलोसिटी इन अ प्लेन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन यही काम अगर मेरा पार्टिकल किसी सर्किल पे है, मेरा जो पार्टिकल है वो किसी सर्किल पे है, तो इस सर्किल पर जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक चीज़ तो जरूर है कि ये अगर सर्किल पर मूव कर रहा है तो इसका डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। लेकिन पार्टिकल की एक चीज़ बदल रही है, वो क्या बदल रही है, देखिए थीटा। अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो थीटा इक्वल टू 0, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो समथिंग समथिंग समथिंग, यानी जैसे जैसे बॉडी का मूवमेंट होगा, पार्टिकल का मूवमेंट होगा, थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा, बदलते जाएगा। तो थीटा क्या है, एंगुलर पोजिशन ऑफ पार्टिकल। जैसे x y z और इन जनरल r लीनियर वेलोसिटी में क्या था, लीनियर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। x y z और r बोल लीजिए एज ए होल, तो थीटा था आपका लीनियर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पर जब हम सर्कुलर मोशन में आएंगे तो वही लीनियर जो बदल गया किसमें, एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी थीटा क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जो समय दर समय बदलते रहती है जैसे जैसे पार्टिकल का मूवमेंट हो। ये अलग बात है अगर पार्टिकल आपका रेस्ट में नहीं घूम रहा है तो थीटा भी उस समय कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, एक सर्किल पर मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो थीटा क्या होगा, बदलेगा, कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। अगर पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, आप थीटा इसे मानते हैं, तो टाइम के अनुसार घटेगा, और अगर इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, समय दर समय बढ़ते चली जाएगी। ये है आपका ये। एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अगर उसी थीटा को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, उस थीटा को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा डी थीटा बटा डी टी। इसको हम ओमेगा से अगर डिनोट करते हैं तो इसी ओमेगा को हम लिखेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन नोन एज एंगुलर वेलोसिटी।
सेम जैसे आप आर को क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, लीनियर पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करते थे, डी आर बाई डी टी करते थे, तो इसको आप लिखते थे भी, इसको लिखते थे आप भी। तो जब आप लीनियर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो निकलता था लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और अगर इसी एंगुलर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी निकल करके आएगी वो क्या होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। तो ओमेगा डिनोट कर रहा है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए अब इसका यूनिट हो जाएगा आपका रैड पर सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड। जैसे वहां पर था क्या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता था मीटर में, और प्रति सेकेंड डिस्टेंस, प्रति इकाई सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता था उसे हम लीनियर वेलोसिटी बोलते थे। यहां पर पोजीशन बदल रहा है, यानी कि एंगल बदल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाया आपका एंगुलर पोजीशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इसी को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर बटा डी टी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर, या बोलिए दूसरे शब्दों में डी ओमेगा बटा डी टी। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हमारे केस में भी अगर निकलना हुआ है, इसको जब आप कर लेते थे डी बटा डी टी, तो इसको क्या बोलते थे आप लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। उसी को अगर एंगुलर में है डी ओमेगा बटा डी टी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड उसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये था एकदम से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि लीनियर के साथ आपका एंगुलर का किस तरह का रिलेशन है। आर रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, डी थीटा बटा डी टी का नहीं तो ओमेगा निकलेगा, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और उसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड। उसी ओमेगा को अगर वो ओमेगा टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे डी ओमेगा बटा डी टी करेंगे, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको हम उसकी जो यूनिट होगी वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगी। जैसे हम एक्सेलरेशन में बोलते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को यहाँ पर आपका एंगल रेडियन रिप्लेस कर गया तो एक जगह बना आपका रेडियन पर सेकेंड और यहाँ पर बना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है एकदम से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, आगे चल के हम क्या बताने वाले हैं वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रिलेशन किस किस तरह से ये आपस में कुछ चीज़ों का बदलता है वो देखते जाइए, वो देखते जाइए आपकी रिलेशन आपका किस किस तरह से बदलता है। जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था, अगर आपने मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लासेस नहीं ऑब्जर्व की है, नहीं देखी है, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू जस्ट गो बैक फर्स्ट टू माय प्रोजेक्टाइल मोशन क्लासेस एंड देन कम बैक। अगर नहीं भी देखी है तो मैं उन फॉर्मूलाज को यहाँ पर लिखना चाहूँगा ताकि आपकी रिवीजन एक प्रकार से हो पाए। जैसे आप जानते थे वहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ए बराबर क्या हो गया था कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ए बराबर अगर कांस्टेंट था तो क्या क्या निकाल के आप लाए थे, क्या क्या निकाल के लाए थे। पहला निकाले थे आपने एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका पहला इक्वेशन था। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये पहला इक्वेशन था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था, ठीक है। दूसरा इक्वेशन था v इक्वल्स यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस, ये भी वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन था। एक्चुअली वेक्टर का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में ध्यान दीजिए, s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर स्केलर हाफ स्केलर, यहाँ पर टी स्केलर, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में यू वेक्टर में और ए क्या हो गया आपका वेक्टर में। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आइए, वेक्टर फॉर्म में है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी टाइम t, फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ एट एनी टाइम t व्हेन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो ये था u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लस ए टी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ए कांस्टेंट मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, ना कि आपका डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। तो u प्लस ए टी, और दूसरा लास्ट क्या था इक्वेशन, ये स्केलर फॉर्म में था यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये था आपका इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये था स्केलर फॉर्म का इक्वेशन, ये क्या था आपका स्केलर फॉर्म का इक्वेशन। इसके साथ ही अगर हम कंपैरिजन करें, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें कब, जब अल्फा, ये अल्फा क्या है
एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने जो अभी जस्ट पीछे बताया है डी ओमेगा बटा डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन उसको डिनोट करने का तरीका है अल्फा। डी ओमेगा बटा डी टी को हम अल्फा लिखेंगे। और अगर अल्फा आपका कांस्टेंट है, अगर आपका अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अगर अल्फा आपका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो 3 इक्वेशन आपके सामने निकल के आए। और अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो अगेन 3 इक्वेशन फिर से निकल के आएंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहां पर फिर से क्या लिखेंगे, थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। और u0 के जगह पर इनिशियल वेलोसिटी के जगह पर क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा 0 प्लस टी, यानी थीटा इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंजमेंट हो रहा है। लीनियर पोजीशन बदल रहा है एंगुलर पोजीशन से, लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी बदल रही है इनिशियल लीनियर एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, और ए बदल रहा है आपका एक्सेलरेशन बदल रहा है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन से। सेकंड में आइए, सेकंड में क्या है, v इक्वल टू, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा इक्वल टू u की जगह पर क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ए टी, यानी क्या, अल्फा इंटू टी, अल्फा के ऊपर वेक्टर का साइन। तो ये है 2 इक्वेशन इस तरह से। तीसरा में आइएगा v स्क्वायर, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब ओमेगा 0 स्क्वायर, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्लस 2 ए का मतलब एक्सेलरेशन, तो यहां पर मतलब अल्फा, और यहां पर एस का मतलब क्या, थीटा, एस का मतलब थीटा। तो लीनियर वाले का एंगुलर वाले के साथ ये कंपैरिजन था। अगर आपको ये याद है, कंडीशन याद है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ये तीनों आप इक्वेशन डिराइव भी करके मैंने बताया था। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो 3 इक्वेशन आपके सामने, 2 इक्वेशन आपके वेक्टर फॉर्म में और तीसरा इक्वेशन स्केलर फॉर्म में। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आपके साथ फिर अगेन 3 इक्वेशन, थीटा इक्वल टू ओमेगा 0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो लीनियर का एंगुलर के साथ एक कंपैरिजन, जो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हुई वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुई। इसे मैंने डिराइव करके आपको पिछले क्लास में बताया था। इसे मैं डिराइव इसलिए नहीं करूँगा कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, और मेरा इरादा आपके समय की बचत करना है, बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो ये हुई इसकी बात। अब लौटते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। कुछ और चीज़ों में क्या, कुछ और चीज़ों में क्या करने वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बार बार मैं अपनी क्लास में रिपीट करता हूँ, मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ 50 to 60%, इवन 70% हर एक क्लास में वेक्टर ही पढ़ा रहा हूँ। हर एक क्लास में 60 to 70% मैं आपको वेक्टर ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ चैप्टर आते जाते हैं, कुछ फॉर्मूले, 2-4 फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं 2-4 फॉर्मूले आते हैं, उसे मैं सिंप्लीफाई कराता हूँ वेक्टर के फॉर्म में। और मेरा मेन मकसद है कि आपके पास जो इक्वेशंस निकल के आते हैं उसका सटीक यूज आप फॉर्मूला को सॉल्व करने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे करेंगे। चलिए लौटते हैं पुराने टॉपिक पर। सर्कल है, बना हुआ है, एक पॉइंट P है, और इसी पॉइंट पे आपकी जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मान लेते हैं ये मूव कर रही है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। चलिए ठीक है, तो इतना ठीक है। अगर एक कांस्टेंट सर्कल पर मूव कर रही है तो रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट होगा, यानी ये पॉइंट नहीं बदलने वाला, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ये बदलेगा नहीं। अगर r पर मूव कर रही है तो सर्किल r पर ही ये मूव करते चली जाएगी। चलिए अब लौटते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। मैं आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल के दिखाने वाला हूँ कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, किसी सर्किल पे कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो आइए लौट करके, मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर का नोटेशन करना सिखाया था। मैंने पोलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर का नोटेशन करना आपको सिखाया था। वो करेंगे कैसे, चलिए
जहां पर पार्टिकल है वहीं पर मैं इसे पोलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर दूंगा, मैं वो उसी जगह पर यहाँ पर पोलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर दूंगा। देखिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर r है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर r है जो कि कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो पॉइंट P अगर r बढ़ता, अगर सपोज दैट r बढ़ता तो किधर बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा, इधर तो बढ़ेगा नहीं। तो अगर r बढ़ता तो इधर बढ़ता, ठीक है। तो इंक्रीजिंग सेंस ऑफ r में हम यूनिट डायरेक्शन देंगे r को, यानी u कैप r लिखेंगे, यू कैप आर लिखेंगे, डॉट मैं दे रहा हूँ, यू कैप आर मैंने लिखा, यू कैप आर लिखा मैंने, यू कैप आर, ये हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग सेंस ऑफ आर में मैंने इसे एक यूनिट वेक्टर दिया जिसे मैंने लिखा यू कैप आर। यू का मतलब यूनिट वेक्टर और आर का मतलब किसका, इस पोजीशन वेक्टर आर का, ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर इंक्रीजिंग सेंस में, ठीक है। अब देखिए थीटा, थीटा किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, उस डायरेक्शन में मैं इसे क्या दूंगा, यू कैप थीटा, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग इंक्रीजिंग सेंस ऑफ थीटा। तो ये हो गया आपका इधर से, ये हो गया आपका इधर से, लेकिन इसका भी ओरिजिन होगा दोनों का, वो कहां पर होगा, पी पर ही होगा, दोनों का ओरिजिन क्या होगा, पी पर ही होगा। इसे मैं बोलता हूं यू कैप थीटा। यू कैप आर और यू कैप थीटा बोथ आर एट 90 डिग्री एंगल, सेम एज आई कैप एंड जे कैप। इधर अगर आपका आई कैप है तो इधर आपका जे कैप होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ आप यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं आई कैप के साथ और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर देते हैं जे कैप के साथ। दोनों में एक अंतर डेफिनेटली है, अगर मैं यूनिट वेक्टर बोल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड मस्ट बी वन, यूनिटी मस्ट बी वन या यूनिटी, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में x के अलोंग आई कैप और y के अलोंग जे कैप का यूनिट वेक्टर दे रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के बराबर। एक साथ चीज और है दोनों के साथ, इन दोनों के साथ एक चीज ये है कि ये मैग्नीट्यूड तो 1 है ही कांस्टेंट, इनकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्योंकि x हमेशा ऐसे, y हमेशा ऐसे, x हमेशा ऐसे, y हमेशा ऐसे, यानी x हमेशा इस तरफ जाएगा और y हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, x हमेशा इधर जाएगा तो y हमेशा ऊपर जाएगा। तो x का आई कैप और जे कैप, आई कैप और जे कैप एक कांस्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी इंटैक्ट है, ये इधर तो ये इधर। लेकिन ये चीज यू कैप आर और यू कैप थीटा के साथ नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए, यू कैप आर और यू कैप थीटा बोथ आर यूनिट वेक्टर्स, इट मीन्स दैट बोथ हैव मैग्नीट्यूड यूनिटी, बोथ हैव मैग्नीट्यूड यूनिटी, दोनों की मैग्नीट्यूड यूनिटी है, इकाई है। लेकिन जैसे जैसे पॉइंट पी की पोजीशन वेक्टर बदलेगी, जैसे जैसे पॉइंट पी बदलेगा अपना जगह, वैसे यू कैप आर और यू कैप थीटा की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। सपोज दैट अगर ये पॉइंट यहां रहता तब यू कैप आर इधर रहता और यू कैप थीटा इधर रहता। अगर ये यहां चला जाए, सपोज दैट पॉइंट पी आपका यहां रहे, तब यू कैप आर किधर होगा, ऐसे होगा, और यू कैप थीटा कैसे होगा, 90 डिग्री पर ऐसे होगा। अगर यहां चला आए तब क्या होगा, यू कैप आर का डायरेक्शन ये होगा और यू कैप थीटा का डायरेक्शन ये होगा। यू कैप आर और यू कैप थीटा बोथ आर एट 90 डिग्री, यानी यू कैप आर और यू कैप थीटा की मैग्नीट्यूड 1 होगी। लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा। लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप और जे कैप क्या है, एज अ होल जो है दोनों कांस्टेंट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी यूनिटी रहती है और समय के अनुसार ये अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करता है। तो दोनों में ये अंतर है, यही समझाने का मेरा यहाँ पर ये छोटा सा प्रयास था। अब आगे बढ़िए, अगर यू कैप आर को मैं आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना चाहूं, सिमिलरली यू कैप थीटा को मैं आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर भी शॉर्ट में देखिए कैसे लिखूंगा। एक वेक्टर को आप, कोई एक वेक्टर है, ओ एक वेक्टर है, ओ एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आप किसी तरह से लिख लीजिए, जैसा मन करे लिखिए। ओ बी सी डी, इस वेक्टर को आप ऐसे लिख दीजिए। देखिए तो आप ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। देखिए लिख सकते हैं। ओ ए वेक्टर को अगर आप लिखना है तो आप अपनी सुविधा, आप अपनी कन्वीनियंट से प्रॉब्लम
जो आस्क करे उसके अकॉर्डिंग आपकी सुविधा अगर बताते हैं कि इस वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख लीजिए तो आप लिख लीजिए। देख लीजिए सभी का जो सर है वो एक दूसरे के पैर के साथ मिला हुआ है। ये वेक्टर यहाँ गया, इसके सर पर ये वेक्टर यहाँ गया, इसके सर पर ये वेक्टर यहाँ गया, इसके सर पर ये वेक्टर यहाँ गया, और लास्ट वेक्टर का जो सर है वो पहले वेक्टर के टेल के साथ या पूंछ के साथ क्या किए, मिला दिए। और बनने के बाद आपको तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है वेक्टर एडिशन, इसी तरह से ट्रायंगल लॉ में इसी तरह से पढ़ाया जाता है वेक्टर की। इस तरह से वेक्टर का क्या करते हैं आप, एडिशन करते हैं। तो कोई बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, तो मैं भी यहीं पर काम यही करूँगा, अपनी सुविधा अनुसार इसका यूज करने वाला हूँ। तो मैं करूँ क्या, इसको मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। आप ध्यान दीजिए इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज़ पाइएगा, अगर ये थीटा तो ये थीटा, देखिए कोई दिक्कत, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये थे थीटा तो ये थीटा, एकांतर कोण, हिंदी में मुझे आज भी याद है इसे हम लोग एकांतर कोण कहते थे। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये लाइन क्या है, क्रॉस्ड है, ये और ये, तो आमने सामने का जो एंगल है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। गुड, हाँ कि ना, बोलिए। अगर आप P और इसको आप समथिंग पॉइंट A बोलते हैं, उसको पॉइंट आप B बोलते हैं, समथिंग पॉइंट A और B बोलते हैं, तो PA बराबर यू क्या पार, PB बराबर यू क्या पार। तो PB बराबर इस वेक्टर के बराबर क्या लिख सकते हैं आप, ये छोटा सा वेक्टर है, इतना छोटा वेक्टर जो है, ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आप इसको लिख सकते हैं PA प्लस AB, PA प्लस AB, ये हो गया। और PB वेक्टर है क्या, यू क्या पार है, PB वेक्टर क्या है, यू क्या पार है, यूनिट वेक्टर ऑफ पार्टिकल P अलोंग आर डायरेक्शन, यू क्या पार। और PA क्या है, देखिए ये यूनिटी है, मान देखिए मैग्नीट्यूड कितना है इसका, PB का मैग्नीट्यूड क्या, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1। आप ध्यान दीजिए इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा ये है, अगर थीटा ये है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये आधार हुआ, PA आधार हो गया और AB क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार ये लंब, और PB क्या हो गया, कर्ण। PA आधार, AB लंब और PB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यू क्या पार बराबर क्या लिख सकते हैं, PA मतलब क्या, आधार बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कर्ण इंटू कॉस थीटा, सॉरी हाँ कर्ण इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण तो 1 है ये, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको मैग्नीट्यूड भी देना है, तो देखिए किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या होगा आई कैप प्लस, ये भी देखिए ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और साइन थीटा लगेगा, इसमें साइन थीटा लगेगा, लंब निकाल रहे हैं आप। ये बोलिए, समझने में दिक्कत है तो बोलिए। मैंने इस बारे में अच्छी सी क्लास ली है, पिछले क्लास में जाइए, आपको मैं अगर फिर से पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो क्लास बार बार रिपीटेटिव लगेगी, तो थोड़ा मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली बात है ये है कि आपकी एक इक्वेशन यहाँ निकल गई, एक इक्वेशन आपकी यहाँ निकल गई। अब लौट के आइए दूसरे साइड में, चलिए इसे मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें आपको आउट ऑफ फोकस ना लगे। ये P है, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे B को भी मैं हटा देता हूँ, तो सभी चीज़ें आउट ऑफ फोकस ना लगे। तो क्या करूँगा मैं, अब मैं आता हूँ इस कॉर्नर में, तो ध्यान दीजिए इस सेक्शन में अगर मैं आऊँ, ये मिटा देता हूँ, तो इस सेक्शन में फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना, देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर बना, यहाँ पर राइट एंगल तो बना, देखिए ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, देखिए अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90, क्योंकि इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये हो गया आपका थीटा। कोई दिखने में दिक्कत है समझने में तो बताइए, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि सर आपकी क्लास मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आई, मैं दोबारा आऊँगा, आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। मेरा मकसद है आप समझे, मैंने पूरी क्लास ले लिया आधा घंटा पौने घंटा कि आप कुछ समझे ही नहीं, तो मेरी मेहनत तो बेकार हो गई और आपका समय भी जाया हुआ वीडियो देखने में, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों से बचें, मैं बेकार के वीडियो ना बनाऊं और आप बेकार के वीडियो ना देखें। तो उससे बेहतर है कि आप सजेस्ट मुझे कीजिए कि सर इस चीज़ को फिर से आप इलेबोरेट कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए कि मैं ट्रायंगल लॉ नहीं समझा, वेक्टर लॉ नहीं समझा, आपने जो एंगल लिया था उसे नहीं समझा, यूनिट वेक्टर आपने इस डायरेक्शन में ऐसे कैसे लिया वो नहीं समझा, सभी कुछ मुझे बताइए, ठीक है। करे शब्दों में भी बताइए, मैं उसे ठीक करूँगा। अब लौट के आते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए यहाँ पर राइट एंगल बना, मैं बहुत सारा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना,
यहाँ पर, और ये है आपका यूनिटी, फिर अगेन इधर है यूनिटी क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो लेंथ है वो यूनिटी हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा आपका लंब, इस बार ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। ये लंब होगा, ये आधार होगा। और देखिए ये वेक्टर इधर आ रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप। ये अगर यू कैप वाला थीटा वाला वेक्टर आपको लिखना है, यू कैप थीटा का वेक्टर अगर आपको लिखना है, अगर ये वेक्टर आपको लिखना है तो ये कैसे हो जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इक्वल्स दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो मैं इस बार नाम दे रहा हूँ इसको PC, इसको C नाम दीजिए यहाँ पर, C नाम, और इसको कोई D नाम दे दीजिए यहाँ पर D। तो इस बार मैं क्या लिख रहा हूँ, PD वेक्टर। क्या लिखूंगा, PD वेक्टर। और PD वेक्टर क्या है, यही यू कैप थीटा है। PD वेक्टर बराबर किसके, PC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, PC वेक्टर प्लस CD वेक्टर के, CD वेक्टर को। तो PC वेक्टर को कैसे लिखूंगा फिर से, ये क्योंकि लंब है तो लंब क्या हो जाएगा, दिस इंटू साइन थीटा, दिस इंटू साइन थीटा। तो इसको आप कैसे लिखिएगा सिंपली, और ये है क्या ऊपर वाला पार्ट 1 है तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। यानी ये वाला जो वेक्टर है वो साइन थीटा, इसका जो इतना पार्ट हुआ वो साइन थीटा हुआ। और किधर जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ, माइनस आई कैप की तरफ। तो इसे मैं क्या दूंगा, माइनस आई कैप, बंद प्लस का साइन लिखूंगा CD। देखिए यहाँ पर CD ये जा रहा है और ये है क्या, आधार है, तो ऊपर जा रहा है जे कैप की तरफ, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और क्या बनेगा, जे कैप बनेगा, कॉस थीटा जे कैप बनेगा। तो यू कैप आर इतना निकाले और यू कैप थीटा ये था, है क्या आपका यू कैप थीटा। तो यू कैप आर और यू कैप थीटा आपने निकाल लिए। मैं दोनों को पहले एक जगह कर लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इसे मैं मिटा देता हूं, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं इन सब चीज़ों की। ये पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाके देखिए। ये मैंने लिख दिया यू कैप थीटा, ये बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कॉस थीटा माइनस, सॉरी जे कैप, ओनली जे कैप, जे कैप। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंड ये हो गया, और इसे मैं मिटा देता हूं। तो यू कैप आर और यू कैप थीटा जो निकला वो इन टर्म्स ऑफ आई और जे आपका निकल चुका है, इन टर्म्स ऑफ आई और जे आपका निकल चुका है। एक चीज और है, एक चीज और है, वो है क्या, वो ये है कि अगर डिफरेंशिएटिंग, देख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, अगर एक को मैं टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, कहने का मतलब इस वाले को यू कैप आर को, तो क्या लिखूंगा, डी यू कैप आर बाय डी टी बराबर क्या लिखूंगा, बोलिए, डी बाय डी टी, और पूरा टर्म यहां पर रख दूंगा, क्या रखूंगा, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, डी ये जो है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो गया, बटा डी थीटा कर दीजिए इनटू डी थीटा बटा डी टी। कारण मैंने इसलिए लिखा है कि आपके जो अंदर का ब्रैकेट का जो टर्म है, ब्रैकेट में जो टर्म है वो आई और जे तो कांस्टेंट है, तो आई और जे हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन के बाहर चला आएगा। लेकिन इस जो कॉस है वो थीटा में है, साइन है थीटा में, लेकिन आप डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि ये टर्म को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं और ऊपर नीचे डी थीटा बटा डी टी कर दूं, ताकि दिस वन कैंसिल हो जाए। अगर ये और ये कैंसिल कर दीजिएगा तो ये बैक हो जाएगा इसके ऊपर, और आपको निकालना तो है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू कैप आर बटा डी टी बराबर, पहले मैं ये लिख लेता हूं, डी थीटा बटा डी टी बराबर क्या, ओमेगा, डी थीटा बटा डी टी बराबर ओमेगा। तो ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूं, लिख दिया अंडर ब्रैकेट। अब यहां आइए, ये इसको कैसे लिखिएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लीजिए, तो आई कैप कांस्टेंट, तो डी कॉस थीटा बटा डी थीटा प्लस जे कांस्टेंट तो बाहर निकला, तो क्या बचा, डी साइन थीटा बटा डी थीटा, ये बचा आपका। ये हुआ कितना, ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा बटा डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस दे दीजिए इसको, तो ऐसे लिख दीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा इंटू जे कैप, कॉस थीटा इंटू जे कैप, कॉस थीटा इंटू जे कैप। देखिए इसकी सिमिलरिटी किससे मिलती है, देखिए जो यहाँ निकल करके आया है डी यू कैप आर बटा
dt जो आया निकल के वो किसी ये जो अंदर वाला टर्म है, ये जो ये इनसाइड का जो टर्म है वो आपका यहाँ से निकल रहा है, देख लीजिए यहाँ से निकल रहा है आपका, यहाँ से निकला। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं डी यू कैप आर बटा डी टी, डी यू कैप आर बटा डी टी बराबर क्या, ये ओमेगा यू कैप क्या, ओमेगा यू कैप थीटा, ओमेगा यू कैप थीटा। तो एक आपका यहाँ से रिलेशन यहाँ से ये निकला, मैं पूरी तरह सब कुछ मिटा देता हूँ और इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये क्या लिखिएगा डी यू कैप आर बाय डी टी निकाला आपने और निकला ये कितना, ओमेगा यू कैप थीटा, ओमेगा यू कैप थीटा, ओमेगा यू कैप थीटा। सिमिलरली अगर इसको रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तब क्या निकलेगा, अगर आप करते हैं तब ये निकलेगा डी यू कैप, मैं पूरी पीछे नहीं जा रहा हूँ पूरा, ये डी कैप, अगर डी यू कैप इसको अगर टी के रिस्पेक्ट में किया तो इतना निकला, और अगर आपको इसको कीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में तो इसका निकलेगा आपको माइनस ओमेगा यू कैप आर, ये निकलेगा आपका माइनस ओमेगा यू कैप आर। तो आपके पास ये रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है। चलिए अगर ये रिलेशनशिप आप समझ लिए हैं पिछले क्लास अभी के एफर्ट और पिछले क्लास के एफर्ट के अनुसार, अगर इतना तक आप समझे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो का कंक्लूडिंग पार्ट अगले में लेके आता हूं, उसके बाद वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन समझाऊंगा। इन दोनों को क्लियर करने के बाद मैं आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है और क्या चीज़ बदल जाती है यहाँ पर आकर के, ठीक है। और जब यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तब्दील होगी तो वहाँ पर क्या क्या चेंजेज आएंगी, और प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको किन किन खास चीज़ों का पॉइंट होगा उसे मैं एक टेबुलेशन कर दूंगा, ताकि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, वेक्टर पर नज़र रखें, और 2-4 फॉर्मूले हैं, फिर तो प्रॉब्लम चुटकियों में बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, गर्मी काफ़ी है, मैं लेता हूँ ब्रेक। हैव ए नाइस टाइम।